हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे समझने के लिए आप इसका पिछला पार्ट जरूर देखें। पार्ट 44। कुछ नहीं मधु जी, इतना बोलकर वीर नीचे घास की ओर देखने लगता है जहां गुलाब गिरे हुए थे और नीचे झुककर उठाते हुए कहने लगता है, वैसे आप भी इस गुलाब की तरह ही खूबसूरत हैं। मधु को वीर की बातें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो अपनी उलझन में कहीं खोई हुई थी। जैसे उसने वीर की बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दी और मोहित तो मधु को गिरते हुए देखकर ही आगे बढ़ गया था और वो मधु के पास आने लगा था कि मोहित ने गिरने वक्त एक बात नोटिस की थी। वीर ने जब मधु के पीठ पर हाथ रखे थे तब उसने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फिराए थे, जिसे देख मोहित को इनसिक्योरिटी फील हुई। लेकिन इस तरह करने के दो कारण हो सकते थे कि मधु अचानक से गिरी थी इसलिए उसके हाथ थोड़े उसकी पीठ पर फिर गए होंगे, और दूसरा जानबूझकर। लेकिन मोहित को ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगा मधु के किसी और का उसके इतने करीब होना, वो भी किसी और शख्स के, फिर भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। वीर फ्लावर मधु के सामने करते हुए कहने लगता है, ये लीजिए आपकी खूबसूरत फ्लावर। मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो अपने हाथ फ्लावर लेने के लिए आगे बढ़ाए थे कि मोहित वहां आते हुए कहने लगता है, तुम यहाँ हो। मधु मोहित की आवाज़ सुनकर अपने हाथ पीछे लेती है और उसे मोहित का सामना करने से थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन पीछे मोहित था इसलिए किसी के सामने तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि वो मोहित को इग्नोर करे, और अपने दिल और जज्बात पर काबू करते हुए मोहित की तरफ मुड़ गई। मोहित अपनी गहरी भूरी आंखों से बस उसे ही देखे जा रहा था। मधु ने अपनी लड़खड़ाई आवाज में बोली, क्या क्या हुआ। मोहित उसकी बात सुनकर कहने लगता है, करण तुमसे कुछ बात करना चाहता है। असल में मोहित ने मधु को पुकार तो लिया था, लेकिन आगे क्या बोला जाए उसे समझ ही नहीं आया, इसलिए उसे करण का ख्याल आया और मधु से झूठ बोल दिया। ये सुनकर मधु थोड़ी रिलैक्स हुई और कहने लगती है, मेरा भाई कहाँ है, चलो मेरे साथ। मोहित इतना बोलकर पीछे मुड़ गया और बिना वीर से बातें किए वहां से जाने लगता है। मधु को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और मधु भी मोहित के पीछे जाने लगती है। और वीर दोनों को शुरू से देख रहा था और वीर ने उस फ्लावर की खुशबू लेकर कहा, सच में क्या खूबसूरत है, और उसकी पतली कमर सच में मुलायम थी। इतना बोलकर वीर ने उस फ्लावर को चूम लिया। मधु मोहित के पीछे पीछे जा रही थी और मोहित आगे आगे, पर मोहित था कि होटल की ओर जा रहा था। तो ये देखकर मधु ने नॉर्मली पूछा, हम होटल के अंदर क्यों जा रहे हैं। मोहित ने जवाब नहीं दिया। मधु इंतजार करने लगती है मोहित के जवाब का, लेकिन मोहित था कि बस अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। ये देखकर मधु रुक गई और मोहित से फिर से कहने लगती है, मुझे होटल में नहीं आना। अगर मेरे भाई होटल में हैं तो आप मेरे भाई को बाहर आने को कह दीजिए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। मोहित ने अपने कदम रोक दिए और मधु की तरफ देखकर कहने लगता है, तुम्हारा भाई उस तरफ है, तुम जा सकती हो। मोहित ने जहाँ इशारा किया वहाँ मधु देखने लगती है। करण, रोशनी, मानवी, अर्जुन, विनीत, कोमल, अंशिका, ये सब गार्डन में अरेंज किए हुए डाइनिंग टेबल की ओर थे और ये देखकर मधु खुश हो गई और मोहित इतना बोलकर फिर से होटल के अंदर जाने लगता है। लेकिन मधु ने मोहित को रोकते हुए बोली, वहाँ सब है, आप भी चलिए। नहीं, तुम जाओ। इतना बोलकर मोहित ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और बस मधु मोहित को जाते हुए देखकर कहने लगती है, कहने को तो मैं इनसे प्यार करती हूँ, लेकिन इनके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है मैं कभी नहीं जान पा रही हूँ। मोहित कुछ सोचते हुए रुका और मधु ने खुद से बातें करने के बाद अपने कदम वहीं बढ़ा दिए जहाँ डाइनिंग टेबल था, और मोहित मधु को जाते देख वो कुछ सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। करण के सामने रोशनी बैठी हुई थी और वो खाना खाने में ध्यान कम दे रही थी और करण को ज़्यादा देख रही थी। देखती भी क्यों ना, क्योंकि करण ने आज ब्लैक सूट जो पहना था और उसके भाव बिल्कुल शांत थे, जो उसका एरोगेंस झलका रहे थे। बस इसीलिए रोशनी अपनी नजरें करण पर से नहीं हटा पा रही थी, और यह नोटिस करण ने पहले ही कर लिया था।
भले ही करण की नज़रें रोशनी पर नहीं थी, फिर भी वो नोटिस कर सकता था कि रोशनी उसे बार बार देखे जा रही थी। और करण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और ड्रिंक का गिलास उठाकर पीने लगता है। रोशनी जो करण को शुरू से लेकर देख रही थी, वो जान चुकी थी कि करण ने आज कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। ये करण भी ना कितनी ड्रिंक कर रहे हैं। वैसे तो करण डेली ड्रिंक नहीं करता, वो कभी कभी ड्रिंक करता है, जो पार्टी में या फिर किसी फंक्शन पर ही वो ड्रिंक करता है। मधु करण के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगती है, भाई आपने मुझे बुलाया। करण मधु को आते ही अपने ड्रिंक का गिलास नीचे कर लेता है ताकि मधु देख ना सके कि इसलिए वो ड्रिंक अपनी दूसरी साइड की तरफ कर लेता है और मधु की तरफ देखकर कहने लगता है, मैंने तुम्हें इतना ही कहा था। करण की आवाज़ हमको सुनाई दी होगी। मोहित, विनीत, क्या तुमने गोपाल से डील फाइनल कर ली? मोहित ने इतने जोर से बोला था कि सब मोहित की तरफ देखने लगे थे और विनीत जो अपनी नज़रें कोमल पर टिकाए हुए था, मोहित की बात सुनकर मोहित को घूरने लगता है, क्योंकि विनीत ने ये बात मोहित से पहले ही मिलकर कर ली थी और अब फिर से मोहित उससे पूछ रहा है। फिर भी वो सबके सामने खामोश कैसे रह सकता था, इसलिए उसने शांत से कहा, हाँ हो गई है। इतना सुनकर सब खाना खाने में ध्यान देने लगे और विनीत मोहित की तरफ मुड़कर थोड़ी धीमी आवाज़ में कहने लगता है, क्या हुआ, तुम इतनी तेज आवाज़ में क्यों बोल रहे थे? मोहित ने विनीत को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने झूठ बोला था और वो भी मधु से। कुछ देर बाद मोहित की नज़रें मधु पर टिकी हुई थी। असल में मधु जहाँ जहाँ जा रही थी, वहाँ वहाँ मोहित की नज़रें जा रही थी और विनीत मोहित के पास खड़ा था। उसने ये बात नोटिस कर ली थी। मोहित की निगाहें मधु पर टिकी हुई है और विनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या तुम मधु से बेइंतहा प्यार करने लगे हो? मोहित विनीत की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है और एक नज़र देखकर फिर से मधु की ओर देखने लगता है। मधु आज मोहित को कुछ परेशान दिख रही थी, जो कि उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। ये देखकर मोहित का दिल चाहा कि वो मधु के पास जाए और उसकी परेशानी क्या है वो पूछे। और मधु जो अकेली सोफे पर बैठी थी, वो कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी। असल में जब विनीत और कोमल जब मधु के कमरे में बातें कर रहे थे, तब मधु अपने रूम में आई थी और रूम का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर सीधा रूम में जाने वाली थी कि वो दरवाजे तक पहुंची होगी कि तभी उसने कोमल की आवाज़ सुनी थी, जो विनीत से प्यार करने के बारे में बोल रही थी। ये सुनकर तो मधु ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब विनीत की आवाज़ उसने सुनी तो वो चौंक गई थी और मधु ने दरवाजे से पीछे खड़ी होकर कोमल और विनीत को देखा भी था और यही सोच से वो परेशान थी कि कोमल अगर विनीत से प्यार करती है तो क्यों वीर से शादी कर रही है। मधु प्यार को ना मिलने के दर्द बहुत अच्छे से जानती थी, जिससे उसे कोमल का यूं रोना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मधु ने सोचा कि क्यों ना वो मोहित को सब सच बताए, पर मधु को लग रहा था कि अगर मोहित उस पर यकीन नहीं करेगा तो। वो यह सब सोच रही थी कि उसके बगल में एक शख्स आकर बैठ गया और वो अपने शांत आवाज़ में कहने लगता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? भले ही इस शख्स ने अपनी शांत आवाज़ में ये बात कही हो, लेकिन मधु का दिल धड़काने के लिए और उसे चौंकाने के लिए यही काफ़ी था, क्योंकि ये मोहित था तो जाहिर सी बात थी। और मधु मोहित की तरफ देखकर अपनी जगह से उठने लगती है, लेकिन मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे मधु का दिल जोरों से धड़कने लगा था। और मधु मोहित की भूरी आंखों में देखकर कहने लगती है, आप यहाँ, तो क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ? मोहित ने मधु को घूरते हुए कहा और मधु मोहित के ये सवाल का क्या ही जवाब देती, इसलिए उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। मोहित मधु को यूं खामोश देखकर खुद को कहने से न रोक सका और कहने लगा, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? मधु मोहित की तरफ देखकर अपनी गर्दन ना में हिला देती है। ये देखकर मोहित ने कहा, तो तुम मुझे परेशान क्यों दिख रही हो? ये सुनकर मधु सोचने लगती है कि क्या वो मोहित को सच बोल दे जो उसने देखा है, लेकिन अगले ही पल मधु ने ना बताने का फैसला कर लेती है, क्योंकि मोहित उसकी बात पर यकीन करे या ना करे, इस बात से मधु द्विधा में थी। इसलिए और वो
अपनी जगह से उठते हुए कहने लगती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर मधु वहाँ से जाने लगती है। मधु अपने रूम की तरफ जा रही थी और उसके पीछे पीछे मोहित भी आ रहा था। असल में मोहित को लग रहा था कि मधु को बात बताने से टाल रही है, जिससे वो परेशान है। इसलिए वो उसे पूछना चाहता था कि असल में बात क्या है। मधु दरवाज़ा खुला हुआ छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मोहित भी उसके पीछे आ रहा था, तो वो रूम का दरवाज़ा लॉक करता है और वो भी लिविंग रूम से होता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। मधु दुपट्टा निकाल कर बेड पर रख देती है और वो अपनी चोली की जिप खोलने ही वाली थी कि उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो हड़बड़ा सी गई और जल्दी से जल्दी दुपट्टा लेकर सामने की तरफ देखने लगती है। सामने कोई और नहीं, मोहित ही था। मोहित कमरे में आ रहा था, लेकिन मधु को हड़बड़ाई हुई देखकर अपने कदम वहीं रोक लेता है और मधु मोहित को देखकर अपने और चबाते हुए कहने लगती है, ओ तो आप हैं। अच्छा, तो तुम किसे उम्मीद कर रही थी? हाँ, मोहित ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए बोला। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस दरवाज़ा खुला हुआ छोड़कर कमरे में आई हो तुम। मोहित ने आगे की लाइन बोलने लगा था, जिसे सुनकर मधु अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और मोहित उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगा था, कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक किया जाता है, इस तरह से खुला हुआ नहीं रखते। मोहित का लहजा थोड़ा कठोर था और एक चिड़पन भी था, जिससे मधु मोहित की तरफ देखती है और अपने ओठ कुछ बोलने के लिए ही उसने हिलाए ही थे कि मोहित ने फिर से कहना शुरू किया, और हाँ, इस तरह की लापरवाही अगली बार मत करना, समझी तुम। मधु ये सुनकर मोहित की तरफ देखने लगती है। ये इतनी सी बात थी, इसे थोड़ी ना लापरवाही कहते हैं। मधु ने अपने धीमी आवाज़ में कहकर अपनी नज़रें नीचे कर ली। अच्छा, सच में तुम्हें ये लापरवाही नहीं लगती? मोहित ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, जिसे सुनकर मधु अपनी नज़रें ऊपर करती है और मोहित का गंभीर चेहरा देखती है और उसकी नज़रें मोहित की भूरी आंखों में जा टिकती है। मोहित की भूरी आंखें शांत थी और जितना उसके आवाज़ में कर्कशपन था, उसकी आंखें उतनी शांत और गहरी थी। मधु ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहने लगती है, ठीक है, मैं अगली बार ऐसी लापरवाही नहीं करूँगी। मोहित ये सुनकर सिर्फ अपने गर्दन हाँ में हिला देता है और अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया और मधु की तरफ देखकर कहने लगता है, मधु, क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? मधु मोहित के ये सवाल से मोहित को गौर से देखने लगती है और मोहित फिर से कहने लगता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी कहना है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, वो भी बिना किसी डर के। इतना बोलकर मोहित वॉशरूम की तरफ चला गया और मधु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जो ये बयां कर रही थी कि मोहित का उससे ये पूछना उसके दिल को राहत पहुंचा रहा था। अंशिका जब कमरे में आई तो लाइट ऑफ थी, जिसे देखकर अंशिका ने लिविंग रूम की लाइट ऑन नहीं की और सीधा कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में जाकर वो लाइट ऑन करने ही वाली थी कि उसकी नज़र कमरे के चारों ओर गई। कमरा फूलों से और कैंडल लाइट से सजाया हुआ था और बेड की बात की जाए तो बेड पर सिर्फ गुलाब नज़र आ रहे थे, जिसे देखकर अंशिका थोड़ी आगे आकर खुद से कहने लगती है, शायद मैं किसी और के रूम में आ गई हूँ। इतना बोलकर वो पीछे मुड़ी ही थी कि वो किसी शख्स से टकरा गई और वो उस शख्स का चेहरा देखती है। ये कोई और नहीं बल्कि औरो था। औरों को देखकर अंशिका इतना समझ गई कि ये कमरा हमारा ही है, इसलिए वो सुकून की सांस लेती है, क्योंकि उसने सोचा था कोई आए और उसे यहाँ देख ले, इससे पहले वो इस कमरे से भाग जाएगी। लेकिन कमरा उसका है तो इतना डेकोरेट, ये समझते ही अंशिका औरों की तरफ देखने लगती है। अंशिका अपने मन में सोचने लगती है, औरों ने तो कहीं कमरा नहीं नहीं, औरों ने अभी तक मुझे एक गुलाब लेकर नहीं दिया, तो कमरा मेरे लिए डेकोरेट की तो बात ही नहीं बनती। इतना सोचकर अंशिका औरों की तरफ देखकर कहती है, ये कमरा मैंने डेकोरेट नहीं कराया, तो आप मुझे गलत मत समझना। इतना बोलकर अंशिका औरों से दूर होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो ज़्यादा दूर जा पाती इससे पहले औरों ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। औरों ने अंशिका की कमर पकड़कर अंशिका की आंखों में देखकर कहने लगता है, ये कमरा मैंने डेकोरेट कराया है। किस लिए? अंशिका ने नासमझी में कहा।
और वो उसे घूरने लगता है और कहता है, बुद्धू तुम्हारे लिए, मेरे लिए, लेकिन क्यों? अंशिका ने वापस सवाल की और वो गहरी सांस लेता है और उसे ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए पीछे ले जाते हुए अपनी धीमी और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहने लगता है, मैंने फैसला किया है कि अब हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए, हस्बैंड वाइफ की तरह सबके सामने नहीं, एक कमरे में भी। इस रिश्ते को नाम देना चाहिए। अंशिका ये सुनकर चौंक सी गई और अपनी लड़खड़ाई आवाज़ में कहने लगती है, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। और उन्हें अंशिका की कमर को और कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाकर कहने लगता है, पहले तो मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुम्हारे साथ आज से नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। और वो इतना बोलकर थोड़ी देर खामोश हो गया और उसका चेहरा थोड़ा मुरझा गया था और फिर से कहना शुरू करता है, मैं जानता हूँ कि इस शादी से ना तो तुम खुश थी और ना ही मैं, फिर भी तुमने इस शादी को निभाया और यहाँ तक कि तुमने हम दोनों के रिश्ते को काफ़ी वक्त दिया और सबसे बड़ी बात कि खुशी मेरी बेटी है, फिर भी तुमने इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और यहाँ तक कि हमारी फैमिली में से किसी को कुछ नहीं कहा। अंशिका की आंखें भर आई थी। उसे लग रहा था ये शायद उसका सपना है। आखिर लगता भी क्यों ना। आखिर उसने 3 साल से भी ज़्यादा वक्त दिया था और अपने रिश्ते को। उसे औरों का जो गुजरा हुआ कल था उसे भी बुलाकर औरों के साथ रहने का मन बनाया। यहाँ तक कि 3 साल तक इंतजार किया तो जाहिर सी बात थी उसके आंखों में आंसू आना और सब सपने की तरह लगना। और उसने अपने रोने से भरी हुई आवाज़ से कहने लगती है, क्या आप सच में चाहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़े? और वो ये सुनकर उसने अपने ओठ वहाँ रखे जहाँ अंशिका के आंसू गिर रहे थे और उसके आंसू अपने ओठों से लगाकर अपनी सांसें अंशिका के चेहरे पर छोड़ते हुए हाँ कहते हुए हामी भरी, जिससे अंशिका औरों के सीने से जा लगी। औरों ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और वो अंशिका से और भी बातें करना चाहता था, लेकिन उसने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि वो जानता था कि अगर वो जितनी बातें करेगा शायद जो उसने अंशिका के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है वो भी बना नहीं पाएगा, क्योंकि हर बात पर जिक्र छाया का होगा और औरों की कमजोरी छाया ही तो थी जो अंशिका के करीब जाने से रोक रही थी। इसलिए उसने आज अपना पूरा मन बना लिया था कि वो अंशिका और अपने रिश्ते को एक नाम देगा। कुछ देर यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अंशिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, इसलिए उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली थी और वो अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके चिन को पकड़कर ऊपर करता है और बिना देरी किए अपने ओर उसके ओठों पर रख देता है। अंशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंखों से ओस की बूंद निकलकर उसके गालों को भिगा रही थी। उसके आंसू गिरते भी क्यों ना, आखिर औरों अपनी मर्जी से उसके करीब आया था, जिसका एहसास उसे बहुत अलग था। औरों ने काफ़ी देर बाद अंशिका के ओठ आज़ाद किए। दोनों की सांसें भारी हो गई थी और अंशिका औरों से दूर जाने लगती है, लेकिन औरों ने उसे अपने से दूर जाने नहीं दिया और उसकी नेक पर बेतहाशा किस करने लगता है, जिससे अंशिका की सांसें काबू में नहीं थी। औरों के हाथ अंशिका के पीठ को सहला रहे थे और अंशिका के हाथ औरों के बालों से उलझ रहे थे और औरों अपने हाथ धीरे धीरे करके अंशिका का लहंगा उसके शरीर से अलग करता है और दोनों का बेड पर आ गए थे। दोनों को अंदाजा नहीं था। औरों के ओठ अंशिका के शरीर के हर हिस्से को चूम रहे थे, जिसे अंशिका की सांसें लंबी लंबी होने लगी थी। खूबसूरत रात और तारों की बारात और कमरे में जलते हुए कैंडलों के बीच दो जिस्म एक होने जा रहे थे। अपनी पिछली जिंदगी का सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। कुछ ही देर में कमरे की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अंशिका की सांसें औरों की सांसों में घुल रही थी और दोनों एक दूसरे को प्यार जता रहे थे। सुबह की धूप कांच की दीवार से होते हुए कमरे में आ रही थी। अंशिका और औरों बेड पर सो रहे थे। औरों पीठ के बल सो रहा था तो औरों की पीठ पर अंशिका ने अपना सिर रखे हुए थी और वो अपनी उंगलियां औरों की खुली हुई पीठ पर फिराते हुए ए लिख रही थी और औरों मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ये क्या कर रही हो तुम? अंशिका औरों की पीठ पर चिमटी काटते हुए कहती है,
अब आपको ये भी प्रॉब्लम है। और वो एक झटके से पीछे पलटता है और अंशिका बेड के दूसरे सिर पर आ जाती है और वो अपने आप को संभाल पाती इससे पहले और वो उसके ऊपर आ जाता है और उसके हाथ अपने हाथों में फंसाकर कहने लगता है, पर मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इतना बोलकर और वो अपना चेहरा अंशिका के करीब ले गया और अंशिका ने शर्म से अपनी नजरें नीचे कर ली। इतने में औरों के फ़ोन की रिंग बजने लगती है, जिसे अंशिका औरों को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है। वो आपका फ़ोन। और वो अंशिका के हाथ छोड़कर अंशिका के फोरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है, अगर मुझे फ़ोन रिसीव नहीं करना हो तो। और वो इतना बोलकर शरारती स्माइल देता है और अपनी बात जानबूझकर अधूरी छोड़ता है और अंशिका औरों के सीने पर अपने हाथ से जोर देते हुए कहने लगती है, अब आप जाएं भी, और वैसे भी अब मेरा और मन नहीं है। और वो ये सुनकर थोड़ा कड़क लहजे में बोलने लगता है, ओ अच्छा मैडम जी, 3 साल से तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना था और अब मैं खुद तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, तो तुम्हारा मन नहीं है। औरों ने अंशिका के हाथ अपने हाथों में फंसाते हुए बोल रहा था, औरों मेरा मतलब ये नहीं है, मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ और रात से सोई भी नहीं, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। इतना बोलकर औरों अपना चेहरा अंशिका के करीब करने लगता है, लेकिन वो अंशिका के ओठ पर अपने ओठ रख पाता इससे पहले दूसरी बार फ़ोन की रिंग बजने लगती है और वो चिढ़ते हुए अंशिका के ऊपर से उठा और बेड से अटैच ड्रॉअर पर से अपना फ़ोन लेकर देखने लगता है। कॉल लैंडलाइन नंबर से आया था और ये नंबर मोहित के ऑफिस का नंबर था। और औरों ने फ़ोन रिसीव किया। क्या मेरी बात औरों सर से हो रही है? औरों ने हाँ कहा तो मोहित के ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है, गुड मॉर्निंग सर, मुझे मोहित सर ने आपको कॉल करने के लिए कहा था और आपको मोहित सर ने ऑफिस बुलाया है। इतना सुनकर औरों के चेहरे के भाव थोड़े सीरियस थे, क्योंकि मोहित के ऑफिस से कॉल आया था तो उसका गंभीर होना तो जायज़ था। औरों ने रिसेप्शनिस्ट से ज़्यादा बात नहीं की और 11 बजे से पहले आने के लिए उसने कहा और फ़ोन कट कर दिया। अंशिका औरों से पूछने लगती है, क्या हुआ, किसका कॉल था? और वो अंशिका के फोरहेड पर किस करता है और कहने लगा, मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो मैं आता हूँ, तुम तब तक सो जाओ। लेकिन रुक्मणी मॉम, अंशिका ने इतना कहा था कि औरों कहने लगता है, मॉम की फ़िक्र मत करो, मैं उनको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इतना बोलकर औरों वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और वो जब शावर लेकर बाहर आया तो उसने देखा कि अंशिका सो चुकी थी। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। मधु नींद में थी और मोहित उसकी जुल्फों से खेल रहा था, तो मधु ने अपनी आंखें बिना खोले मोहित से कहा, मुझे सोने दीजिए, बहुत नींद आ रही है। मोहित ये सुनकर उसके ऊपर आते हुए कहने लगता है, मेरी रातों की नींद खराब करती हो और मैं तुम्हें आराम से कैसे सोने दूँ, तो भूल जाओ सोने के बारे में। मधु ने अपनी आंखें खोली और मोहित की आंखों में देखकर अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहने लगती है, सच में आप बहुत। इतना बोलकर मधु खामोश हो गई और मोहित उसे खामोश देखकर अपनी भौहें उचकाते हुए शरारती अंदाज में कहने लगता है, बहुत क्या, आप बहुत शैतान हैं। मधु ने मोहित को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, जिसे सुनकर मोहित के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई और वो कहने लगता है, शैतान किसे कहते हैं मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इतना बोलकर मोहित अपने ओठ मधु के ओठों पर रख देता है और बहुत गहराई से किस करने लगा, जिसे मधु की सांसें तेज होने लगी थी और मोहित उसे पैशनेटली किस करने लगा था कि मधु के चेहरे पर एक गिलास ठंडा पानी गिरा, जिससे वो भड़क कर उठ गई। मधु की सांसें लंबी लंबी होने लगी थी और उसकी सांसों पर तो जैसे उसका काबू ही नहीं था और वो अपनी सांसों को थमा पाती। इतने में उसे मानवी की आवाज़ सुनाई दी, फाइनली तुम्हें पानी का असर तो हुआ, वरना मैं तो तुम्हें उठाते उठाते थक गई। असल में मानवी मधु को कब से उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मधु तो अपने सपनों में ऐसे गुम थी कि उसे मानवी की आवाज़ का भी असर नहीं हो रहा था। मधु मानवी की आवाज़ सुनकर जैसे चौंक सी गई और हड़बड़ी से इधर उधर देखने लगती है। बेड पर उसके अलावा कोई नहीं था। ये देखकर वो आसानी से समझ गई कि अभी अभी उसने जो देखा वो हकीकत नहीं सपना था, जिसे मधु ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए बोली, हे भगवान, मैं कैसा सपना देख रही थी। मैं तभी सोचूं कि ये मोहित इतने रोमांटिक क्यों हैं, लेकिन ये तो मेरे सपनों में हो सकता है, हकीकत में तो वो अकड़ू और गुस्सैल किस्म के आदमी हैं।
वो ये सब धीमी आवाज़ में फुसफुसा रही थी। मानवी उसे गौर से देखते हुए कहने लगती है, क्या बोल रही हो तुम? कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई ना? अपने प्यार को पाने की खुशी में चुप कर मुझे इस तरह से क्यों उठाया तुमने? मधु ने मानवी पर कुशन से मारते हुए कहा। मानवी कुशन पर अपने हाथों से कैच करते हुए कहने लगती है, अरे यार, अभी हमें डांस प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो जल्दी से उठ जा मेरी माँ। मधु बेड पर से उठते हुए कहने लगती है, मुझे नहीं करना डांस, तुम और रोशनी कर लेना। हाँ, मैं और रोशनी ही करने वाले हैं डांस, लेकिन अभी रोशनी यहाँ नहीं है और डांस गुरुजी अपने ठुमके लगाने आ गए हैं। मधु मानवी की बात सुनकर खुश होते हुए कहने लगती है, डांस गुरुजी कहीं वो तो नहीं जो हमारे कॉलेज में हमें रिहर्सल कराने आया करते थे? मानवी ने ताली बजाते हुए कहा, सही पहचानी हो। चलो अब जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ और बाहर आओ, तब तक मैं डांस गुरुजी से अपनी पहचान कराती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।